नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय मुरादाबाद। आज मैं जिस विषय पर आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ वह विषय है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के बारे में समझते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी स्टैटिकल सीरीज के सेंट्रल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को प्रदर्शित करने वाला एक मेथड होता है। हम जानते हैं कि कोई भी मनुष्य के लिए आंकड़ों के बहुत बड़े समूह को समझना या याद करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए वह सभी आंकड़ों के विशेषताओं के प्रतिनिधित्व को करने वाली किसी ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना चाहता है जिसे हम उसी मेथड को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सिलेबस, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, इसके बारे में जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी स्टडी द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, which is a numerical method to explain the data in brief. You can see examples of summarizing a large set of data in day-to-day life, like average marks obtained by a student of a class in a test, average rainfall in an area, average production in a factory, average income of person living in a locality or working in a firm, etc. इस तरीके से हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, जिसके 2 पार्ट्स हैं, सिंपल एंड वेटेज मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। कि मीनिंग और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? द सेंट्रल टेंडेंसी refers to a single value or a representative value which almost lies at the center of a statistical series. स्टैटिकल सीरीज का जो एक सिंगल वैल्यू और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू किसी को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? इट रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स दैट डील्स विथ फाइंडिंग द सेंट्रल वैल्यू। मीनिंग ये है कि केंद्रीय प्रवृत्ति या स्टैटिक मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यह है कि स्टैटिकल एनालिसिस के उस मेथड से है जिसके द्वारा किसी भी सीरीज के ऐसे वैल्यू को ज्ञात किया जाता है जो सारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल प्रोफेसर क्लार्क्स ने भी इसके बारे में बताया है कि एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज इज अ वे ऑफ समराइजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टाइपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, measure of central tendency or average are used to summarize the data. It specifies a single most representative value to describe the data set. सिंगल वैल्यू की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। सिंगल वैल्यू को हम समराइज करके एक सिंगल वैल्यू को हम यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम करेंगे, जिसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। There are several statistical measures central tendency or average, and there are 3 most commonly used average are arithmetic mean, median and mode. See what are the qualities of a good measures of central tendency. Number 1, it should be rigidly defined. It means the definition should be clear and it should have a definite and fixed value. In other words, the definition should not leave anything to the discretions of the investigators or observer. It is clear
that it should be in the form of an algebraic formula so that anybody calculating the average from a set of data arrives at the same figure. मतलब कहने का मतलब यह है कि ये अगर कोई भी व्यक्ति इस डाटा को कैलकुलेट करेगा तो उसका एवरेज जो है वो सेम आएगा. तो शुड बी रिजिडली डिफाइंड. नाउ सेकेंड, it should include all observation. इसका मतलब यह है कि an average should be based on all the items of a series. It is not based on all the items. If it is not based on all the items, it cannot be said to representative of the whole group. Some measures of average are not based on all the value, hence they are considered unsatisfactory. Now third point is, it should be simple to understand and easy to calculate. कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही समझना में आसान होता है और कैलकुलेशन भी इजी होता है. An average should be easy to calculate only, then it can be widely used. It should not involve heavy arithmetical calculation, and also it will not be readily understood, and its use will be confined only to a limited number of persons. Hence, the properties of the average should be such that they can be easily understood by everyone. किसी के द्वारा भी जो है ये समझा जा सकता है, किसी के द्वारा इसको निकाला जा सकता है. किसी ये नहीं है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन के पास कन्फाइंड नहीं हो सकता है. तो ये जो है तीसरा पॉइंट हमारा. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप, अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं आप. If an average does not possess the quality of its bound to be very limited, the average should possess some important mathematical properties so that its use in the further statistical theory is enhanced. For example, if the arithmetic mean of two or more groups are known, अगर हम जानते हैं दो और दो ग्रुप्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, इट शुड बी पॉसिबल टू कैलकुलेट द कंबाइंड एवरेज ऑफ दिस ग्रुप. हम कंबाइंड एवरेज जो है दोनों ग्रुप का कंबाइंड एवरेज निकाल सकते हैं. इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट एवरेज इज यूज्ड मोर विच इज कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये एवरेज जो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है. Now fifth point is, it should be least affected by extreme observation. By extreme observation means it means very small or very large values. Extreme observation is very small or very large values. Thus, a very small or very large observation should not unduly affect the value of a good average. One more things you remember about average. At that, the items whose average is being calculated should be from a homogeneous groups. If the data from which an average is calculated are not homogeneous, misleading conclusions are likely to be drawn. For example, to find out the average production of a cotton cloth per mill, if big and small mills are not separated, the average would be unrepresentative. इसी तरीके से, if similarly to study wage level of a cotton mill industries in India, for example, separate average should be calculated, just like a male and female workers, adult workers should be separately studied. तो ये एक गुड मेजर क्वालिटी ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हमने बताया आपको. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ central tendency? There are two types of central tendency: mathematical average and positional average. In mathematical average, arithmetic mean, and positional average, median and mode. Now, अब हम लोग arithmetic means के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन. सबसे पहले हमको इसी की चर्चा
अध्ययन करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन किसी भी सीरीज के सभी सम का एक एवरेज है, और यह सबसे सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे इजीएस्ट मेजरमेंट है, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ वैल्यू of all observation divided by the number of observation and is usually denoted by x. Arithmetic mean can be defined as the sum of items divided by the number of items. What are the types of arithmetic mean? The types of arithmetic mean is simple arithmetic means. Simple arithmetic means all item of a series had equal importance. सिंपल अर्थमेटिक मीन में सभी आइटम का इंपॉर्टेंस बराबर होता है. एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन डिफरेंट टर्म्स ऑफ ए सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डेंस विथ देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस. डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट आइटम्स का जो वेट्स होता है एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस होता है. तो ये हम टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में, इसके कैलकुलेशन के बारे में, इसके कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे. आगे हम आपको इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा और भी ज़्यादा स्पष्ट करना चाहेंगे. अर्थमेटिक मीन के बारे में और ज़्यादा स्पष्ट कर दें कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति, जैसे राम, एक एग्जाम्पल लीजिए राम का. राम एक महीने में 5, श्याम एक महीने में 6, मोहन एक महीने में 7, किशन एक महीने में 8 और रवि एक महीने में 9 मैच खेलते हैं. अब इनका हमको अर्थमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो टोटल सम हो गया 35. मैच कितने खेले इन्होंने? 5. टोटल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 5. खेलने वाले 5 हो गए, राम, श्याम, मोहन, किशन और रवि. अब इसका मीन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो टोटल को जो कैलकुलेट किया है हमने वो 35, और कितना मैच खेला है उन्होंने? 5. तो 35 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया इसका अर्थमेटिक मीन हमारा? 7. लाइए एक एग्जांपल्स और आपको स्पष्ट करना चाहेंगे यहाँ पर. जैसे, और फॉर कन्वीनियंस ये भी मैं आपको बता दूं कि दिस विल बी रिटन इन सिंपल फॉर्म विदाउट द इंडेक्स, दैट इज एक्स बार कैपिटल एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम्स का जो सम होता है उसको सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई एन. एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ आप देख रहे हैं मीन निकालने में यहाँ पर कुछ बॉयज, गर्ल्स और इस तरह के कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि 54, 77 ये सब जो है ये एज से रिलेटेड जो है वो मीन हमको इनका निकालना है, एवरेज एज. तो यहाँ पर जो 54, 77, 67, 67, 46, 64, 62, 56, 38 ये दिया हुआ है. अब हमने सिग्मा एक्स यानी ऑब्लिक एंड फार्मूला हमारा है, तो हमने सबको इसको यहाँ पर सम कर लिया. एंड कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 9 डिवाइडेड बाई 9, तो 531 डिवाइडेड बाई 9, तो 59 आ गया. तो मीन क्या हो गया हमारा? मीन हो गया 59. मे बी इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू. आइए अब हम आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन और एवरेज मीन के को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे. कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन. 3 टाइप ऑफ सीरीज इज देयर. नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज, द मेथड्स आर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. नाउ सेकंड सीरीज आर डिस्क्रीट सीरीज and the methods, direct methods, shortcut methods and step deviation methods. And third series, continuous series. इसमें भी आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. मतलब ये है कि 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज. एंड 3 मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. आगे हम कैसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, इंडिविजुअल सीरीज में हम कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में देखेंगे.
फिर हम उसमें हम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में देखेंगे। उसी तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में देखेंगे और उसी तरह से आगे हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में भी चर्चा करते जाएंगे। मेथड के बारे में जानें कि किस किस मेथड के द्वारा हम अरिथमेटिक मीन्स का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ एक टेबल है आपके सामने जिसमें 3 सीरीज, जो कि मैंने पहले बताया था आपको, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज होता है और 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ जब आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो x यहाँ पर x बार से डोनेट करते हैं, बट यहाँ पर x से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिग्मा का मतलब सम ऑफ द टोटल आइटम्स अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपको तीनों फार्मूला में, यहाँ फिर सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज में f का मतलब होता है मीनिंग ऑफ f इज फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी से लिया जाता है। एंड यहाँ पर एक फार्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में m दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। ये सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एक एग्जांपल के द्वारा और भी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ शॉर्टकट मेथड में यहाँ पर एक नया वर्ड आपको ए दिखाई दे रहा है। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, डी का मतलब है डेविएशन। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको कैलकुलेशन में दिख जाएंगी, जिसके द्वारा जो है हम कैलकुलेशन को और ईजीएस्ट हो सकता है। देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में आपको यहाँ पर एक इंटू सी दिया हुआ, सी मीन्स कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो हम लेते हैं और कॉमन फैक्टर के द्वारा जो है इंटू करने का जो भी फार्मूला जो दिया हुआ है उसके आधार पर जो है हम स्टेप डेविएशन मेथड को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे मेथड्स हैं। मेथड्स के द्वारा हम इन सीरीज में तीनों मेथड के द्वारा, ये पूरा मेथड्स क्या है, पूरा मेथड से अर्थमेटिक मीन के रिलेटेड है। अर्थमेटिक मीन्स के मेथड्स को 3 मेथड में, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और 3 सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। आइए अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड के द्वारा एक कैलकुलेशन को करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज के द्वारा डायरेक्ट मेथड को यूज करके हम डायरेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा शोज द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पर आपको फैमिली दी हुई है, इसमें A B C D E F G H I J करके दिया हुआ है, जो 10 फैमिली के बारे में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, जिनके फैमिली के मंथली वीकली इनकम जो है वो यहाँ पर शो किया गया है। ये रुपीज़ में है, 850, 700, 100, 750, E फैमिली का 5000, F फैमिली का 80, G फैमिली का 420, H फैमिली का 2500, I फैमिली का 400 एंड J फैमिली का 360। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम इसको सम कर लेंगे। तो हमने सारे फैमिली के इनकम को सम किया, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह 11,160। अब 11,160 को जो रिजल्ट हमको मिला है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन का जो फार्मूला है उसके आधार पर हम चलेंगे। तो हमारा फार्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स ऑब्लिक एन। तो हमारा मीन कितना है, जो सिग्मा एक्स जो है वो कितना है 11,160 अपॉन 10 हमारा हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 10 हो गया। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया वो 1116 आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द एवरेज वीकली इनकम ऑफ ए फैमिली इज 1116। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन है। अब हम शॉर्टकट मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड के एक कैलकुलेशन को करके देखेंगे कि किस प्रकार से एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड का कैलकुलेशन किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 10 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री।
फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। इसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें हमें सबसे पहले करना क्या है, द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड में नंबर पहला हमारा पॉइंट जो ये होता है कि एनी फिगर may be taken as an assumed mean of the data, and it is not necessary that the figure of the assumed mean should be in the series, but assuming a value appearing in the middle of the series will simplify calculations. A value, whether existing is the data or not, can be taken as assumed mean. तो कहने का मतलब है कि कोई भी सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू जो है उसको हम एज्यूम्ड मीन में ले सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ सेकंड स्टेप इज डेविएशन ऑफ द वेरिएबल, जिसको हम डिनोट करते हैं x से, फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन टेकिंग इनटू अकाउंट प्लस एंड माइनस साइन शुड बी कंप्यूटेड। इसमें प्लस और माइनस साइन को हमको कंप्यूट करना है। If the actual value of the item is more than assumed mean, then the deviation will be in plus, and if the actual value of the item is less than the assumed mean, then the deviation will be in minus. दो स्टेप हो गए हमारे, प्लस और माइनस में हम इसको एज्यूम्ड करके प्लस और जो वैल्यू को अगर ज़्यादा होगा तो उसमें प्लस और कम होगा तो माइनस। नाउ थर्ड स्टेप, the deviation are added, all deviation are added and total is generated by sigma d. Total denominator क्या करें, sigma d. And the fourth step, to calculate the mean, the total of the deviation sigma d is divided the number of item. तो यहाँ आपको फार्मूला है कि x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा d ऑब्लिक n। यहाँ टोटल हमारा एज्यूम्ड मीन जो किया है वो टोटल जो है वो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है 250 को। अब 250 को लिया है तो यहाँ पर हमने जो एज्यूम्ड किया है प्लस और माइनस को, सारे प्लस प्लस को एक साथ और सारे माइनस को एक साथ, और जो सबसे ज़्यादा सिंबल होगा उस सिंबल को हम लोग इसमें ले लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि माइनस का सिंबल ज़्यादा है तो ये माइनस में आ गया आपका। तो यहाँ -100 ऑब्लिक ऑब्जर्वेशन हमारा कितने वर्कर्स हैं 10, तो यहाँ हमारा आ गया 250, 250 माइनस 10 तो हमारा आ गया 240। तो दैट द एवरेज डेली इनकम ऑफ ए वर्कर इज ₹240। तो शॉर्टकट मेथड में हमको एज्यूम्ड मीन के द्वारा हम ऑब्जर्वेशन को टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, टोटल ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, और कैलकुलेशन हम शॉर्ट मेथड में इस तरीके से करते हैं। अगला हमारा जो होगा वो स्टेप डेविएशन मेथड होगा, तो इसका इंडिविजुअल सीरीज का हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इंडिविजुअल सीरीज के स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर द डिफरेंस ऑफ आइटम इज इक्वल एंड दिस मेथड मेक्स द कैलकुलेशन मोर इजी। In this method, deviation are divided by a common factor known as C. What is the steps? Number 1, take an item as an assumed mean. एक आपको assumed mean items कोई भी लेना है आपको assumed mean के लिए। Take deviation from assumed mean and divided the deviation by common factor indicated by C. तो common factor जो C है उससे हमको divide करना है, common factor indicated by C, and after that take the sum total of all deviation, सारे जो हैं वो all the deviations को sum total करेंगे एंड फार्मूला को हम यूज करेंगे जो कि आपको आगे दिखाया जाएगा, बताया जा रहा है। यहाँ पर 10 फैमिली का आपको दिया हुआ है, सेम जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही चीज़ है। यहाँ पर आप फार्मूला देखेंगे तो x बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा d डैश ऑब्लिक n इंटू सी, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला के आधार पर देखिए x बार जो है हमारा निकालना है, एज्यूम्ड मीन यहाँ पर 850 लिया गया है। जो आपने जोड़ा इसको x से माइनस किया, x माइनस a जो किया आपने, तो इसमें जो है जो आपका
तो आपका जो है यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल आप देते हुए, क्योंकि इसमें प्लस माइनस हमने आपको पहले ही बताया है, तो प्लस माइनस के सिंबल में जो सबसे ज़्यादा प्लस का सिंबल है इसमें, तो प्लस को लेते हुए हम लोगों ने क्या किया कि इसमें प्लस जो है वो लिया, तो प्लस 266 हो गया। तो 850 प्लस 266 इक्वल टू ₹1116। तो एवरेज वीकली इनकम ऑफ ए फैमिली इज ₹1116। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है जिसके द्वारा हम लोगों ने तीनों सीरीज के तीनों मेथड को, इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब आगे हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में देखेंगे, उसके मेथड के बारे में देखेंगे। आइए अब हम आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत डायरेक्ट मेथड के द्वारा किस प्रकार से अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन किया जाता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड के द्वारा जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी सम को, तो हमको डिफरेंट टाइप के स्टेप्स को देखना पड़ता है। स्टेप्स क्या हैं? नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। इसके बाद सेकेंड स्टेप हम लेंगे, टेक द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरा जो हमारा स्टेप्स होगा वो होगा ऐड अप ऑल द फ्रीक्वेंसीज। चौथा होगा, अब उसके बाद हमको फार्मूला अप्लाई करना है। जो फार्मूला है उसके फार्मूला से क्या है, डिवाइड द सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ और एन, ठीक है, टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपको पहले बताया भी है और फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक सिग्मा एफ। यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई करके आपका टोटल आया था 33,000, और यहाँ जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो थी वो 260। इसको जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो 126.92 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द मीन प्लॉट ऑफ साइज इन द हाउसिंग कॉलोनी इन 126.92 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा जो है डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड को में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसका मेथड है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत शॉर्टकट मेथड, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करते हैं। एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द कैलकुलेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। टेक द साइज, सबसे पहले हमको स्टेप्स जो लेना है इसमें क्या करना है, टेक एनी साइज ऑफ आइटम एज एन एज्यूम्ड मीन। इसके बाद सेकेंड स्टेप होगा टेक डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। इसके बाद हम जो डी लेंगे जिसको डेविएशन एज्यूम्ड मीन। इसके बाद मल्टीप्लाई ईच आइटम ऑफ डेविएशन बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। देन टेक द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसीज एंड अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी ऑब्लिक सिग्मा एफ। अब यहाँ पर एक आपके एक क्वेश्चन है, प्लॉट्स इन ए हाउसिंग कॉलोनी कम इन ओनली 3 साइज, 100 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर एंड 300 स्क्वायर मीटर, and number of plots are respectively 200, 50 and 10. Calculate the mean plot size in the housing colony by shortcut method. यहाँ पर आपने देखा कि हमारे प्लॉट की साइज है 100, 200, 300। नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए हुए हैं 200, 50 एंड 10। एज्यूम्ड मीन हमने लिया ऑब्जर्वेशन में से 200। तो यहाँ पर हमको x को क्या करना है, हमको माइनस करना है किससे, जो हमने डेविएशन लिया है। तो यहाँ पर क्या आया आपका 100, 0 और प्लस 100। तो आपको प्लस और माइनस का है कि जो प्लस और माइनस जब हम करते हैं तो वो सिस्टम यहाँ पर हम लगा लेते हैं। जहाँ पर माइनस होगा तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। अब डी को फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एफ से। तो एफ डी हो गया हमारा 20,000, 0 और 1,000। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे 20,000 है, तो इसमें से माइनस किए तो ये जो है हमारा माइनस का सिंबल के साथ 19,000 हमारा जो है वो एफ डी आया। अब यहाँ पर जो फार्मूला पर हम अप्लाई करेंगे तो 200
प्लस माइनस 19,000 है ना, डिवाइडेड बाई 260। तो यहाँ आ गया आपका 200 माइनस 73.08। जब हम डिवाइड करेंगे तो 73.08 आ गया। तो 200 में से 73.08 को माइनस करेंगे तो 126.92 स्क्वायर मीटर। ये जो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा निकालने का तरीका है। नाउ हमारा अगला जो स्टेप है वह है डिस्क्रीट सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, in this case the deviation are divided by the common factor c। इससे क्या होगा कि we simplify the कैलकुलेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? हमारे स्टेप्स हैं टेक एनी साइज ऑफ आइटम एज एन एज्यूम्ड मीन। सेकेंड स्टेप होगा टेक डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। थर्ड होगा मल्टीप्लाई ईच आइटम ऑफ डेविएशन बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। फोर्थ में हम क्या करेंगे? टेक द टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। और फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला जो है हमारा वो है जो आपके सामने है, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश ऑब्लिक सिग्मा एफ इंटू सी। अब एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। प्लॉट इन ए हाउसिंग कॉलोनी जो पहले था सामने आपके है, ये देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल हमको मेथड्स दूसरा चेंज कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लॉट साइज इन स्क्वायर मीटर, जिसको एक्स से डिनोट किया गया है। 100, 200, 300 दिया गया है। नंबर ऑफ प्लॉट्स को दिखाया गया है और यहाँ पर जो है एज्यूम्ड मीन की बात आती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि 100 माइनस 200 हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया है। तो 100 माइनस 200 देन डिवाइडेड बाई 100। जो फार्मूला हमारा जो है जिसमें 100, क्योंकि 100 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, सब में 100 जो है हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 100 से हमने कर दिया तो ये आ गया आपका -1। 200 माइनस 200 तो यहाँ आपका आ गया 0 और 0 आ गया तो डिवाइडेड 100 से किया तो वहाँ पर 0 ही आएगा। 300 माइनस 200 तो आपको 300 माइनस 200 किया तो आपको कितना आ गया? 100 आ गया। और उसके बाद डिवाइड किया तो ये प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस का सिंबल जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होता है तो इसको आपने कर लिया। अब सिग्मा एफ डी डैश, तो एफ को डी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 200 माइनस 1 तो माइनस 200। यहाँ पर जो है 0 आया था तो 0 ही हो गया आपका। और यहाँ पर जो है 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारा जो फार्मूला पर जब हम अप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 190 यहाँ पर आपका आया हुआ था माइनस 190 ऑब्लिक 260 इंटू 100 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर आ गया आपका 200 और 200 माइनस 73.08 आया था हमारा। तो 73.08 इक्वल टू 126.92 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से जो है हमारा डिस्क्रीट सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड का कैलकुलेशन का ये मेथड है। अब हम थर्ड सीरीज की बात करेंगे। थर्ड सीरीज में कंटिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड का कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में जो अब हम एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन, तो इसमें सबसे पहले हम मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल आर टू बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हमारे कहने का मतलब ये है कि मिड वैल्यू निकाला जाता है। अब मिड वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जैसे आप पहला एग्जाम्पल इसमें अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल 0 और 10 है, तो इसमें हमको क्या करेंगे? जैसे 0 लोअर लिमिट और प्लस 10 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो मिड वैल्यू हमारा क्या निकल गया? डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया। इसी तरह से 10 प्लस 20
30 आ गया। 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 15 आ गया। तो इस प्रकार से जो है सबसे पहला काम हमको यही करना है। फिर मल्टीप्लाई इच मिड वैल्यू बाई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम मल्टीप्लाई करना है हमको। ऑब्टेन द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज, टोटल हम ले लेंगे मिड वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज। डिवाइड द टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम सिग्मा FM कहते हैं, है ना, बाई टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हम सम कर लेंगे। इधर हम फ्रीक्वेंसी को जो और मिड वैल्यू को जो हमने किया है, जिसको FM से डिनोट किया है, उसको करने के बाद फिर फार्मूला हम रिजल्ट जो है हमारा अर्थमेटिक मीन का आ जाता है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 to 20, 20, 30, है ना, और आपको 40, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, ठीक है, ये आपका यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जब हम कैलकुलेट सोल्यूशन करेंगे तो आपने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मिड वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो गया था, 15 हो गया था, 25 आएगा, 35 आएगा, 45, 55, 65। अब हमने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से करना है, यहाँ लिखा भी है। चौथा निकालने के लिए हमको 2 into 3 करना है ना, टेबल नंबर 2 और 3 को हमको मल्टीप्लाई, तो 25 आ गया, 180, 375, 875, 360, 165, 130। इसको हम सम कर दिए तो 2110 आ गया। फ्रीक्वेंसी को सम कर दिया तो 70 आ गया। फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सिग्मा FM ऑब्लिक सिग्मा F, 2110 ऑब्लिक 70 इक्वल टू 30.14। तो एवरेज मार्क्स जो है 70 स्टूडेंट्स का जो आया है वो क्या आया है, 30.14। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के द्वारा कैलकुलेट करने का तरीका। अब अगला कैलकुलेशन है कंटिन्यूअस सीरीज के एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में। यहाँ पर जो हमारा स्टेप्स हैं वो है, जब शॉर्टकट मेथड की बात आती है तो इसमें हम फाइंड आउट द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, वही मिड वैल्यू जैसे पहले निकाला था। एज्यूम वन ऑफ द मिड वैल्यू एज एज्यूम्ड मीन, एक से डिनोट करेंगे हम लोग। इसके बाद ऑब्टेन डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, एंड नेक्स्ट स्टेप होगा रहा मल्टीप्लाई इच dx बाय रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी टू फाइंड आउट FDX। एंड फार्मूला जो है हमारा मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD ऑब्लिक सिग्मा F। इसमें हमको एज्यूम्ड मीन जो है मिड वैल्यू से किया जाता है, और एक बात हमें ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी से एज्यूम्ड मीन को नहीं लिया जाता, मिड वैल्यू से एज्यूम्ड मीन को निकाला जाता है, लिया जाता है। अब इसमें एज्यूम्ड मीन लिया है, अभी हमारा जो कैलकुलेशन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जैसे पहले था वही सेम क्वेश्चंस हैं, बस मेथड हमारा चेंज हो गया है पिछले स्टेप से। यहाँ आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लिए, मिड वैल्यू आपका वही आया जो पिछले आपने देखा था। आपको यहाँ 2 वर्कआउट करना है, तो इसमें एज्यूम्ड मीन जो है वो लिया गया है 35। फार्मूला जो हमको करना है क्या करना है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। तो देखिए 5 माइनस 35 तो माइनस 30 आएगा, 15 माइनस 35 माइनस 20 आएगा, 25 माइनस 35 माइनस 10 आएगा, 35 माइनस 35 0 आएगा, 45 माइनस 35 यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो ठीक है। और यहाँ जो है 55 माइनस 35 20 आ जाएगा, 65 माइनस 35 30 आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर देना। अब हमको क्या करना है, F को D से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ ऊपर में, तो यहाँ क्या है 2 into 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को किससे करना है, 4 से। तो 2 हमारा कॉलम जो है इसको हमको 4 से करना है, तो किया हमने 150 आ गया, 1 to 40 आ गया, 15 into 10 माइनस 150 आ गया। यहाँ तो 0 ही होगा, तो 0 करेंगे तो यहाँ फिर 80 आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पर हम इसको सम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो है हम इसका आ गया माइनस 340। ठीक है, तब यहाँ सिग्मा सॉरी फार्मूला जो है हमारा फार्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD ऑब्लिक सिग्मा F। तो यहाँ एज्यूम्ड मीन कितना लिया था हमने 35,
प्लस कितना करना है हमको ब्रैकेट में -340/70 जो हमारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ा था। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो है 35 माइनस 4.86 आ रहा है, और इसके बाद इसको हम जब माइनस करेंगे तो 30.14 आया है आंसर। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट्स जो है हमारा वह है 30.14। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इन शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। अगला जो हमारा कैलकुलेशन है वो कंटिन्यूअस सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज अप्लाइड when the difference of class interval is the same, like 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40 or 40 60, 60 80, 80 100 steps। सबसे पहले हमको टेक मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये आपको पहले बता चुका हूं। Second step, assume any value from mid value as assumed mean. Number 3, divide the deviation by a common factor to simplify the calculations. Next, multiply each item of deviation by its corresponding frequency and take the total and applying the following formula. Formula आपके सामने दिख रहा है, जिसमें एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश ऑब्लिक सिग्मा एफ इंटू सी। अब हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें मार्क्स हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70 दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 12 15 25 8 3 एंड 2 दिया हुआ है। मिड वैल्यू तक तो आपने पहले वाले स्टेप्स में निकाला ही है। इसमें एक चीज़ जो हमारा जो हो गया वो क्या है, कॉमन फैक्टर से हमको डिवाइड करना है। जो डी हमने निकाला तो उसमें मिड वैल्यू को हमने जो निकाला है, जो आया हुआ है उसको कॉमन फैक्टर से। अब जैसे यहाँ पर क्या है 5 है ना, माइनस 35, 5 को हमने 35 से माइनस किया, ठीक है, तो हमारा कितना है 30 एंड 30, ठीक है, तो 30 आया, माइनस 30 आया, माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 से हमने डिवाइड किया तो माइनस 3 आ गया। उसी तरीके से दूसरा है 15 माइनस 35, तो क्या आ गया माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, 25 माइनस 35 डिवाइडेड इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 35 को 35 से करेंगे 0 आएगा, तो 0 आ गया, तो 0 को करेंगे तो आपका 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। नाउ 45 टू 35 माइनस 35, 45 तो यहाँ पर क्या आएगा 10, 10 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया। 55 35 20 आ गया, डिवाइड बाई 10 2 आ गया। 65 35 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10 3 आ गया। तो इस तरीके से आ गया। अब सारे हम इसको हमको क्या करना है, 5 वाले कॉलम में हमको 2 into 4 करना है, सेकंड कॉलम को 4 कॉलम से हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो D है उसको F से फ्रीक्वेंसी से। तो क्या हो गया एक में 15 माइनस 15, 12 into 2 माइनस 24, 15 into 1 माइनस 15, 0, 8 into 1 1, 8, 3 into 2 6, 2 into 3 6। सारे जो माइनस माइनस हैं सबको एक साथ जोड़ लें और सारे प्लस वाले जो हैं उनको एक साथ जोड़ लें, और जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट जो होती है, जो बड़ी डिजिट वाले जो होते हैं, जैसे माइनस की डिजिट अगर बड़ी है तो माइनस, अगर प्लस की डिजिट बड़ी तो उसका सिंबल हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो 15 24 और 15 आपको बड़े डिजिट हैं तो उनका सिंबल यहाँ पर माइनस का सिंबल जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम फार्मूला पर इसको यूज करेंगे फार्मूला में। तो 35 हमने एज्यूम्ड मीन लिया था, ब्रैकेट में हमने माइनस 34, क्योंकि माइनस 34 हमारा एफ डी आया हुआ है,
ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ऑब्लिक 70 चूँकि हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी जो है 70 है, इंटू 10, इसका मतलब कॉमन फैक्टर। इसको जब हमने किया तो ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 30.14। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 30.14 आ रहा है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट इज 30.14। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज स्टेप डेविएशन मेथड की बात हमने की। जो तीनों मेथड हमने अभी आपको बताया, तीनों मेथड बताया, तीनों मेथड के तीनों सीरीज बताया, तीनों सीरीज के तीनों मेथड बताया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। अब हम आगे कंबाइंड मीन और वेटेज मीन के बारे में पढ़ेंगे। अगला बताने जा रहे हैं वह है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में व्हाट इज कंबाइंड मीन? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैन बी कंप्यूटेड if we know the mean and number of items in 2 or more statistical series। 2 और 2 से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज का अगर मीन हमें मालूम है एंड नंबर ऑफ आइटम्स मालूम है तो उसमें हम कंबाइंड मीन मेथड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है और आप फार्मूला, ये जो है आपका ये 2 सीरीज 1 and 2, यहाँ जो आपका है मीन, अरिथमेटिक मीन का जो सिंबल जो है हमारा 1 and 2, फार्मूला है n1 और x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ऑब्लिक n1 प्लस n2, ये फार्मूला है। व्हाट इज n1? n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट ग्रुप एंड n2 नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेकेंड ग्रुप। नाउ x1 जो दिया हुआ है जो हमारा यहाँ, तो अरिथमेटिक मीन इन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेकेंड ग्रुप, ठीक है, x2 और यहाँ जो सिंबल दिया हुआ है। नाउ मीन 1 2 इक्वल टू कंबाइंड मीन ऑफ द 2 ग्रुप्स। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है। हमारे पास द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन 165 सेंटीमीटर एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स इन द सेम फैक्ट्री इन 155 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमको क्या करना है इसमें? द कंबाइंड मीन हाइट ऑफ टोटल 60 वर्कर्स इन द फैक्ट्री विल बी। कैसे हम निकालेंगे? टोटल 60 हो गया हमारा, टोटल वर्कर कितने हो गए? 60। इनका मीन हाइट हमको निकालना है। फॉर्मूला हमारा जो आपको जो दिया हुआ है, यहाँ क्या हुआ आपको? n1 25 हो गया और इनका जो है मीन क्या दिया हुआ है? 165 प्लस 35 जो है वो फीमेल वर्कर है, मीन इनका दिया हुआ 155, ठीक है, ऑब्लिक जो हमारा नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? 25 प्लस 35। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4125 प्लस 5425 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 60 वर्कर है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं हमारे? 60 हैं। तो 60 से डिवाइड किया तो हमारा जो एवरेज हाइट आया वो आया 159.17 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? कंबाइंड मीन, जहाँ पर हमें 2 और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज के बाद क्या मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स हमें पता होता है, तब हम कंबाइंड मीन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। वेटेज अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेटेज अरिथमेटिक मीन क्या होता है? वेटेज मीन, अब इसके जो एग्जांपल्स है, लेकिन पहले हमको ये जानना जरूरी है वेटेज, व्हाट इज वेटेज मीन। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द सिंपल अरिथमेटिक मीन इज दैट इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द आइटम्स। जब सभी आइटम्स का इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देना है, बट देयर आर केसेज वेयर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द डिफरेंट आइटम इज नॉट द सेम, सेम नहीं होता है। इन सच केस वी कैलकुलेट द वेटेज अरिथमेटिक मीन, तब हम वेटेज अरिथमेटिक मीन के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू assign weights to various items
अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस व्हेन वी कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। सभी आइटम्स का वेट जो है उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार देते हैं और उसके बाद फिर जो है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ एग्जांपल्स हैं, यहाँ राइस 10 रुपीज पर केजी मान लीजिए दिया हुआ है, वीट 20 दिया हुआ है, पल्सेस 30 दिया हुआ है, क्लॉथ 40 दिया हुआ है, अदर्स 50 दिया हुआ है, सबके अलग अलग वेटेज दिए हुए हैं। तो इनको जब हम करते हैं तो इसका वेट भी दिया हुआ है हमारे पास, क्या वेट है। तो हम क्या करते हैं कि इनको जो है W को X से मल्टीप्लाई कर देंगे। W इंटू एक्स जैसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो WX आ गया, वेटेज का जो हमने कर दिया। तो ये जैसे 20 आ गया, यहाँ 160 आ गया, वहाँ 30 to 10 आ गया, यहाँ 40 to 7 कर दिया तो 280 आ गया, यहाँ 50 to 3 किया तो 150 आ गया। अब ये तो हमारा जो हो गया आइटम्स इस तरीके से वेटेज दिए हुए थे, वेट आइटम्स के, और ये वेट दिए हुए थे। वेट हमने जब किया तो सिग्मा W कितना आया, 30 आया। अब वेट इंटू एक्स को आइटम से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल जो सम आया वो आया 910। सिग्मा WX कितना आया, 910। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा अर्थमेटिक मीन इंटू वेट इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा WX अवलिक सिग्मा W मतलब वेट हो गया। यहाँ जो इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, यहाँ वेट का जो यहाँ पर जो फार्मूला है इसके अनुसार जो है x बार W का मतलब हो गया वेटेज अर्थमेटिक एवरेज, सिग्मा W का मतलब हो गया टोटल ऑफ वेट्स, एंड सिग्मा WX का मतलब हो गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ आइटम एंड वेट्स। और इसके आधार पर जो निकला है तो इसमें कितना आया है हमने कैलकुलेट किया है, तो हम लोगों ने देखे यहाँ पर 920 को हमने डिवाइड किया 30 से, तो जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 30.33। तो ये हो गया वेटेज मीन। तो वेटेज मीन निकालने का तरीका जो है हमारा डिफरेंट आइटम्स इम्पॉर्टेंट, अगर हमको इम्पोर्टेंस देना है तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम इस वेटेज मीन को हम के द्वारा जो हम कैलकुलेशन करते हैं। आइए अब हम आपको मिसिंग वैल्यू का एक कैलकुलेशन अर्थमेटिक मीन में कैसे किया जाता है इसका कैलकुलेशन बताते हैं। देखिए हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दिया होगा और x की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास सामने है, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ x व्हेन द अर्थमेटिक मीन इज 115.86। अब यहाँ देखिए वेजेज दिया हुआ है, वेजेज इन रुपीज है, ठीक है। अब 110, 112, 113, 117 क्वेश्चन मार्क है यानी x एंड 1 to 5। नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं हमारे कितने हैं, 25, 17, 13, 15, 14 और 8। अब हमको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है fx, यानी जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो f को x से मल्टीप्लाई किया तो 2750, ठीक है। 112 मल्टीप्लाई बाई 17 1904, 113 मल्टीप्लाई बाई 13 1469, 117 मल्टीप्लाई बाई 15 1755। अब x को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x ही आएगा। 125 मल्टीप्लाई बाई 8 1000, 128 मल्टीप्लाई बाई 6 768, 130 मल्टीप्लाई बाई 2 260। अब यहाँ पर ये हो गया आपका। अब नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हमारे को हम सम जब करेंगे तो 100 आ गया। अब fx को जब हम ऐड करते हैं सारे को, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो x वाला जो हमारा जो डिजिट था ना, उसको हम थोड़े समय के लिए फॉरगेट कर देंगे। अब टोटल को हम जोड़ लिए, टोटल को हमने ऐड किया, व्हेन वी एडिंग टोटल तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या आया 9906, और जो 14x को आपने किया था उसको प्लस 14x कर दिया, ये आपका fx हो गया। अब डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फार्मूला था मीन इक्वल टू सिग्मा fx ऑब्लिक सिग्मा f, इस पर हम इसको डिजिट को रखेंगे। कैसे रखेंगे 115.86 इक्वल टू क्या था 9906 प्लस 14x ऑब्लिक 100 हो गया। इसको आप जब लिखेंगे तो इस तरह से 100 आ जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है कि 9906 प्लस 14x, इसके बाद इक्वल टू लिख करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 115.86 इंटू 100 कर देंगे।
अगला स्टेप होगा 9906 प्लस 14x। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, आपने मल्टीप्लाई किया 115.86 इंटू 100, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा 11586, पॉइंट हट गया हमारा। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि 11586 सब्सट्रैक्टेड बाई 9906, और 9906 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14x तो यहाँ हम लिख ही देंगे, तो हमारा रिजल्ट आया 1680। अब 1680, अब हमको और क्या करना होगा कि x वहीं रहने देंगे, 1680 डिवाइडेड बाई 14, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा 120, तो हेंस द मिसिंग वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 120। तो इस तरीके से जो है हम अर्थमेटिक मीन में मिसिंग वैल्यू का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं, जिसमें हमें मीन मालूम होना चाहिए। तो अगर मीन मालूम होगा तो हम x की वैल्यू को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन। मेरिट्स क्या है? इट कैन बी इजली कैलकुलेटेड एंड कैन बी इजली अंडरस्टूड। बहुत आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और बहुत कैन बी इजली अंडरस्टूड, समझना आसान है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑल द ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। एंड अर्थमेटिक में रिजिडली डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला, जो अलजेब्रिक फार्मूला होता है उसके द्वारा डिफाइंड होता है। तो कैलकुलेशन जो भी करेगा, कोई भी करे, उसका कैलकुलेशन जो है सेम ही आएगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, है ना, अगले कोई अगर हमको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अगर करना है तो उसमें भी इसका यूज होता है। एंड इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, बहुत कम अफेक्टेड होता है वो, अगर कोई सैम्पलिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसमें लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। नाउ डीमेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स, इट इज़ टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो उसमें ये टू मच अफेक्टेड होता है। नाउ अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड व्हेन क्लास इंटरवल हैव ओपन एंड्स। क्लास इंटरवल अगर ओपन एंड्स हैं, हमें नहीं पता है, हमें वो उस तरह का ऑब्जर्वेशन या उस तरह का नहीं दिया हुआ है, तो कैन नॉट बी कंप्यूटेड, हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं। एंड अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। अर्थमेटिक मीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटेटिव डाटा के लिए अर्थमेटिक मीन का यूज नहीं है। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव डाटा में अर्थमेटिक मीन को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मीन, ये हमारा इस तरीके से हमने आपको व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के सीरीज, अर्थमेटिक मीन के सीरीज में आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड और आपको शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड इन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में कैलकुलेशन एग्जाम्पल के साथ बताया। आगे हम जो है मीडियन के बारे में समझेंगे, मीडियन क्या है, मोड के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। धन्यवाद आप सभी का।